सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्म? थर्म माने टेम्परेचर, हीट। हीट नहीं, नॉट टेम्परेचर। देख पहली गलती करिए रे। थर्म का मतलब यहाँ पर हीट होगा, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या होगा? मोशन। मोशन में उनका नहीं, पूरे स्टैटिक चैप्टर में। में बेटा हम लोग बात करने वाले किसके बारे में मालूम है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट फ्लो। हाँ, हीट का फ्लो पे बात करेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ, बात करते रहना, बोले ना आज का क्लास बेटा फंडामेंटल तो डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो पार्टिसिपेट करना डिस्कशन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लॉज आर देयर इन थर्मोडायनेमिक्स? 3 laws। थ्री लॉ है ना, कौन कौन सा लॉ है बेटा? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड, सेकंड लॉ, सेकंड Third लॉ, जीरोथ लॉ, 4 लॉ होता है बेटा। जीरोथ जीरोथ लॉ। लॉ। हाँ, जीरो। जीरोथ लॉ भी होता है। और जीरोथ लॉ आपका क्लास 11-12 के सिलेबस में नहीं है। वो इसलिए नहीं बेटा क्योंकि जीरोथ लॉ ऑलरेडी आपको क्लास 9 या 10 में पढ़ाया गया है। एक बार जीरोथ लॉ आपको याद दिला दे तो आपको याद पड़ेगा, हाँ सर ऐसा कुछ पढ़े थे। जीरोथ लॉ में बताया गया कि अगर दो बॉडी है, से बॉडी ए एंड बॉडी बी, और दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट है, इसका हीट और इसका हीट डिफरेंट है। मान लो इसमें हीट ज्यादा है और इसमें हीट कम है, और दोनों बॉडी को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये फ्लो देखो, फ्लो का बात आई है ना फिर से, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब फ्लो हो रहा है। तो यहाँ फ्लो होगा हीट कहाँ से कहाँ होगा बेटा? ए से बी में होगा, और तब तक हीट फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का हीट इक्वल ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। है ना। यही पढ़े थे, याद आ रहा? हाँ, हाँ सर। हाँ, तो ये जीरोथ लॉ था। अब सुनो, हर लॉ को पढ़ने से पहले बेटा आपको कुछ थर्मोडायनेमिकल टर्म समझना होगा, थर्मोडायनेमिकल टर्मिनोलॉजी समझना होगा। जब वो टर्मिनोलॉजी समझ जाओगे तो लॉ आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे आप याद करो, थोड़ा सा प्रीवियस में चलो, बैक जाओ। जब आप 9-10 में ये जो लॉ पढ़े थे, जीरोथ लॉ, और उस टाइम में आपको ये नहीं बोलकर पढ़ाया गया था कि दिस इज द लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। उस वक्त देखना आपको कुछ ऐसा पढ़ाया गया होगा दैट दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। रिमेंबर दिस वर्ड? हाँ सर, हाँ सर, प्रिंसिपल ना, ऐसा कुछ था ना। हाँ, लेकिन एक्चुअली वही जीरोथ लॉ था। लेकिन अगर आप याद करोगे 9-10 में ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या जीरोथ लॉ पढ़ाने से पहले आपको दो टर्म समझाया गया था। एक हीट टर्म एंड समझाया गया था टेम्परेचर। हीट, और दूसरा टर्म आपको समझाया गया था टेम्परेचर। टेम्परेचर। क्योंकि बेटा एक लेमैन जो साइंस नहीं पढ़ता है उसके लिए हीट का या टेम्परेचर का दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर साइंस के हिसाब से बात करेंगे तो व्हाट इज हीट? तो हीट जो है वो एनर्जी है, एनर्जी। ये इसका फंडामेंटल है। और टेम्परेचर का फंडामेंटल क्या है बेटा? टेम्परेचर का फंडामेंटल है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, हॉटनेस और रिमेंबर दिस, या कोल्डनेस, है ना। और एक चीज बता दे आपको कि साइंस में हीट का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं होता है। साइंस में, लिटरेचर में होगा, साइंस में नहीं होगा। वो तो लिटरेचर में हीट का ऑपोजिट कोल्ड। कोल्ड, है ना। लेकिन साइंस में बेटा हीट का कोई ऑपोजिट नहीं है। साइंस में हम लोग कहेंगे आइदर वी विल से मोर हीट और वी विल से लेस हीट। लेस हीट। लेस हीट। क्योंकि क्यों? क्योंकि बेटा हीट तो एनर्जी है, तो एनर्जी का कोई ऑपोजिट टर्म नहीं होगा, तो ये याद रखना, ठीक है। साइंस के हिसाब से हीट का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, जबकि लिटरेचर के हिसाब से बेटा आप कह सकते हो कि हीट का ऑपोजिट कोल्ड होगा, ठीक है। तो हीट और टेम्परेचर, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आपको यह भी पढ़ाया गया था कि हीट इज द कॉज, रिमेंबर दिस वर्ड, एंड टेम्परेचर इज द रिजल्ट। इफेक्ट, रिजल्ट। हाँ, इफेक्ट, रिजल्ट। आप याद करो, जब अपना क्लास 9-10 का कॉपी खोलकर देखना, बुक खोल करके देखना, तो आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था, राइट टू डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो पहला दो डिफरेंस तो बेटा हम लोग यही लिखते थे, पहला पॉइंट लिखते थे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर के कॉलम में लिखते थे इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। दूसरा लिखते थे हीट इज द कॉज, और हम लोग टेम्परेचर के बारे में लिखते थे टेम्परेचर इज द इफेक्ट। तो जीरोथ लॉ पढ़ने से पहले बेटा जिस तरीके से आप हीट और टेम्परेचर को समझे थे, उसी तरीके से फर्स्ट लॉ पढ़ने से भी पहले आपको कई सारा टर्मिनोलॉजी जानना होगा, टर्म का मतलब समझना होगा, ठीक है। और जो फंडामेंटल उसको याद रखना होगा कि ये बोलने से ये समझना, वो बोलने से वो समझना है। तो देखना आप लॉ को बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा थर्मोडायनेमिक्स का? क्या पढ़ने जा रहे, कैसे पढ़ने जा रहे? जी सर। आगे बढ़े? हाँ सर। कोई सवाल पूछना है? एनी डाउट? कुछ भी पूछना है बेटा, बात करो। नहीं सर। नहीं, आगे बढ़ते, ठीक है। अब सुनो, थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जिस टर्म पे हम लोग बात करने वाले वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग।
अब जो लोग मेरे पास 11 में पढ़े थे उनके लिए तो बेटा मैं एक कहानी बना कर रखे थे, सुनाए थे। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग भी सुन ले, और जो पढ़े थे बेटा वो एक बार रिवीजन कर ले। अब देखो गड़बड़ क्या है बेटा इस चैप्टर में, आपको कहाँ कहाँ गड़बड़ होगा। सबसे बड़ा गड़बड़ जो होगा वो होगा आपका ब्रेन। पहला गड़बड़ बेटा इसको ठीक करता है, आपका ब्रेन को ठीक करता है। ठीक है, ब्रेन है तो हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। हम सौनक से पूछ रहे, सौनक तो बोल रहा था सर আমি নিজে ব্রেন বিক্রি করে जे फोन নেব। আইফোন भी नहीं लेगा, वो जे फोन लेगा, पता नहीं कौन सा ফোন কি হয় স্যার? আমি জানি না। আরে যখন লোকেরা কিডনি বিক্রি করে আইফোন নিচ্ছে, তাহলে ও ব্রেন বিক্রি করে যে ফোন নেবে, একটু লজিকটা তো ধর। हाँ सर। ठीक है? अब देखो आपका ब्रेन आपको धोखा देगा बेटा, बहुत सारा धोखा देगा। अब उस धोखा से पहले बचने का थोड़ा सा तरीका बताते। देखो हमारा ब्रेन के खास बात क्या मालूम है? हमारा ब्रेन का खासियत है कि अगर कोई चीज आपको बोला जाए तो ब्रेन उसका एक वर्चुअल इमेज तैयार करता है, ब्रेन में वर्चुअल इमेज बना देगा, ब्रेन के अंदर बनेगा, और आप उस वर्चुअल इमेज को ओपन आई से देख सकते हो। आपका आंख खुला हुआ फिर भी आपको दिखेगा, लेकिन दिखने का भी कंडीशन होगा बेटा। जो टर्म आपको बोला जाएगा, जैसे ही वो टर्म आपके कान के थ्रू से होते हुए ब्रेन में पहुंचा, और वो टर्म आपके ब्रेन में पहले से पता है कि उसका मतलब क्या होता है, तो देखना आपके पिक्चर दिमाग के अंदर में पिक्चर का इमेज बहुत अच्छे से बनेगा। लेकिन जैसे ही वो देखना कि कोई एक ऐसा वर्ड गया जिस वर्ड का पिक्चर क्लियर नहीं है, तो देखना बेटा दिमाग में इमेज बनेगा ही नहीं, बस वो वर्ड दिखेगा आपको। लेकिन अगर देखना कुछ वर्ड ऐसा है जिसका मीनिंग आपको पार्शियली पता पार्शियली नहीं पता है, तो आप देखना आपके दिमाग में कुछ हेजी इमेज बनेगा। अभी आपके सामने बेटा हम 3 वर्ड बोलने जा रहे हैं, आप अपने आप से चेक करो कि आपका ब्रेन आपको क्या दिखा रहा है, अपना इमेज को खुद देखना। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं बेटा सोलर सिस्टम, देखो तो आपका ब्रेन में इमेज बन रहा है। हाँ सर हाँ सर। क्या दिख रहा है बेटा? देखो खुली आंख से दिखता होगा, यू कैन सी इट विद ओपन आई। बोलो तो क्या दिख रहा है? सन दिख रहा है और उसके अराउंड में अच्छा, प्लैनेट। अब अगर आपसे बोलेंगे ऑर्बिट, तो देखो आपको ये भी दिखता होगा, है ना? अगर आपको ऑर्बिटल बोलेंगे तो कुछ लोगों को दिखता होगा, कुछ कभी भी गड़बड़ होगा तो हेजी दिखेगा। लेकिन अगर किसी को हम बोलेंगे सब ऑर्बिट, तो देखो किसी को कुछ नहीं दिख रहा होगा, है ना? ये आपका ब्रेन का खेल है बेटा, ये दिमाग का खेल है ना? तो आपका ब्रेन आपको कुछ जगह पे धोखा देगा, उससे बचने का पहले हम कुछ उपाय बताएंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे बेटा? जी सर। वो इसलिए बोलना चाह रहे बेटा क्योंकि अभी एक वर्ड आने वाला आपके सामने, जैसे ये वर्ड लिखेंगे, अब देख तुम्हारा ब्रेन तुमको क्या दिखा रहा, क्या दिख रहा बोल? अंधेरा, सर स्टार्स। ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। स्टार गैलेक्सी ये सब आपके परसेप्शन के ऊपर, अब तक आप लोग जो लोग भी यूनिवर्स को जितना समझे, उस परसेप्शन के ऊपर बेस करके आपका इमेज बन रहा होगा। किसी को गैलेक्सी दिख रहा होगा, स्टार दिख रहा होगा, किसी को अंधेरा दिख रहा होगा, है ना? इस तरीके का इमेजेस दिख रहा होगा। बट आप एटलीस्ट ये तो पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि एक वर्ड आपको सिखाया गया था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो सराउंडिंग यूनिवर्स, है ना? हाँ। अब मामला ये है कि जैसे ही ये यूनिवर्स वर्ड आएगा, आपके दिमाग में वो इमेज बनने लगेगा। तो अब यहाँ पर आपको अपना इमेज को चेंज करना है बेटा, क्योंकि आप जिस यूनिवर्स को देख रहे हो वो हम लोग कह सकते हैं दैट इज ज्योग्राफिकल। वैसे वो थर्मोडायनेमिक्स में भी आएगा, फिलहाल उसको आप ज्योग्राफिकल यूनिवर्स मान के चलो। और हम लोग जिस यूनिवर्स की बात करने वाले दैट इज थर्मोडायनेमिकल यूनिवर्स। और थर्मोडायनेमिकल यूनिवर्स का एक ही फंडामेंटल बात है बेटा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब यूनिवर्स को अगर समझना है, थर्मोडायनेमिक का यूनिवर्स को समझना बेटा, तो सबसे पहले आपको सिस्टम को समझना होगा। वंस आप सिस्टम को समझ जाओगे तो सराउंडिंग समझ में आ जाएगा, और जब ये दोनों समझ में आ जाएगा तो आपको यूनिवर्स भी समझ में आएगा। जैसे कि ये देखो एक डायग्राम से समझते पहले, आप देखना ऑलमोस्ट हर किताब में इस तरीके का एक डायग्राम दिया होता है कि इस तरीके से, देखो समथिंग लाइक दिस, ये, और बोल दिया गया कि ये सिस्टम है, आपको बोल दिया कि ये सराउंडिंग है, और ये पूरा क्या हो गया आपका यूनिवर्स हो गया। ठीक है ना? अब सिस्टम का फंडामेंटल सुनना बेटा ध्यान से, ठीक है? आप जिस चीज को लेकर के बात करोगे वो सिस्टम कहलाएगा, दैट्स ऑल। यही सिस्टम का फंडामेंटल है। जिस चीज पे बात करेंगे, जिसको लेकर कंसर्न होंगे, जिस पे रिसर्च होगा, जिसको लेकर के पढ़ाई करेंगे, जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम बन जाएगा। और जिस पे कोई बातचीत नहीं होगा वो हो जाएगा सराउंडिंग, और इन दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा यूनिवर्स। ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं,
बेटा कायोल तू ये हमारा आवाज सुनते 25 माह हाँ सुनते 25। हाँ तो सुन कायल का कहानी बताते हैं। पिछली बार शायद कौसुनी का कहानी बताए थे, आज कायल का कहानी बताते। सुनो तो बेटा कायल धरो যদি একটা কথা বলা হয় कि कायल को बोले बेटा चाय बनाओ, चाय पीना है। अब देखो पूरा सिस्टम को देखना, पूरा पूरा देखना क्या हो रहा है। तो कायल क्या की बेटा किचन में गई, ठीक है, और किचन में जाने के बाद वो चाय बनाना शुरू की। अब ये बताओ कि कायल किचन में जाकर के क्या करेगी, दूध लेगी, चीनी, पानी, चाय पत्ती, स्टोव, गैस, लाइटर, ये सब का यूज करके वो चाय बनाएगी। बात करो, है ना। हाँ सर। हाँ सर अब ये बताओ, बात करते रहना। अब ये बताओ कायल बेटा जब किचन में चाय बनाने जाएगी तो क्या वो पूरा का पूरा किचन का यूज करेगी चाय बनाने नहीं के? सर, नहीं। स्पेशल तो कुछ जिस item पार्ट को वो यूज कर रही है चाय बनाने को, उस पार्ट का नाम सिस्टम 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 है ना। और जिस पार्ट का यूज नहीं हुआ उसका नाम। सराउंडिंग सराउंडिंग तो इस मामले में आप यूनिवर्स को क्या नाम देना चाहोगे? किचन। किचन। Kitchen. तो हियर द किचन विल बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्स। बोलो बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है मैटर, समझ में आया ना? ठीक है। हाँ सर। हाँ अब सर। देखो एक और वर्ड आपके सामने आने जा रहा है, अब उस वर्ड पे ध्यान देना। तो उम्मीद करते हैं सिस्टम सराउंडिंग का मतलब समझ में आया बेटा, यूनिवर्स का मतलब समझ में आया। आप जिसको लेकर के बात करोगे वो सिस्टम, जिस पे बात नहीं होगा वो सराउंडिंग, दोनों को मिला दो यूनिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियस। तो बोल सिस्टम कौन है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस। अरे जिस पे हाँ, बात करेंगे वही सिस्टम होगा ना। हाँ अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें तो सिस्टम कौन है बेटा? न्यूक्लियस न्यूक्लियस, सराउंडिंग कौन होगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। तो बोल तो यहाँ यूनिवर्स का नाम क्या होगा? एटम। एटम। Atom. ये हो गया यूनिवर्स का मतलब। बात समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। सर। हाँ। अब आज जो बात करते हैं, सपोज कर लो सन की बात करते हैं, तो सन क्या हो गया बेटा हमारा? सिस्टम, सिस्टम सिस्टम हो गया। तो सराउंडिंग क्या हो गया? स्टार Planet. प्लैनेट स्टार। और इन दोनों को, और यहाँ पर यूनिवर्स का नाम क्या होगा? सिस्टम सोलर सिस्टम, है ना। तो देखो ना, आप एक लॉजिक से भी यूज करो। देखो सोलर सिस्टम को भी नाम दिया गया सोलर सिस्टम, क्योंकि जब पूरा पूरा का बात करें तो वही मेरा सिस्टम हो जाएगा, बाकी यूनिवर्स हो जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझ आ रहा है बेटा, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स का मतलब क्या होगा? हाँ सर। हाँ। अब आगे एक वर्ड आने वाला है बेटा आपके पास। ये जो डायग्राम में है इसको आप क्या नाम से पुकारोगे? ये ब्लैक कलर का जो लाइन बना है बेटा, ये ब्लैक कलर का लाइन का नाम होगा बाउंड्री बाउंड्री। बाउंड्री होगा, ठीक है। और बाउंड्री जो है बेटा वो दो कैटेगरी में हो सकता है। बाउंड्री कैन बी रियल, बाउंड्री कैन बी आइडियल, इमेजिनरी। इमेजिनरी। अब बताओ तो कायल जो किचन में चाय बनाने गई, तो किचन का जिस पार्ट का यूज की वो पार्ट हो गया सिस्टम, जिस पार्ट का यूज नहीं की वो हो गया आपका यूनिवर्स, बाकी पूरा पार्ट हो गया बेटा आपका सॉरी सराउंडिंग, और पूरा पार्ट हो गया यूनिवर्स। अब बताओ तो किचन के अंदर में सिस्टम और सराउंडिंग का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े, उसके अंदर जो भी बाउंड्री होगा वो रियल बाउंड्री होगा कि इमेजिनरी होगा? इमेजिनरी होगा सर। इमेजिन। इमेजिनरी होगा। आ रहा है बात समझ में बेटा लोग? हाँ सर। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर। तो सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स का फंडामेंटल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आओ, सर एक क्वेश्चन उम्मीद है करते सर। बेटा ये चीज आप लोग पढ़े होंगे कि सिस्टम हमारे पास तीन तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, बाउंड्री फिर से देखो, अगर बाउंड्री सील्ड है या बाउंड्री इंसुलेटेड है, इसके बेसिस पे सिस्टम तीन कैटेगरी में, यानी कि सिस्टम का जो तीन कैटेगरी बना है वो बाउंड्री के बेसिस पे बना है कि बाउंड्री कैसा है। तो बाउंड्री अगर सील है तो वहां पर मैटर का लॉस नहीं होगा, अगर इंसुलेटेड है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैटर का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। माय मिस्टेक, हम बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं। एग्जांपल से समझो, नीचे समझो बेटा, यहाँ देखो, पहले यहाँ एग्जांपल पे आओ। ये आप लोग पढ़े बेटा, अगर आपके पास एक चाय का कप है और इसके अंदर चाय है, अगेन उस चाय का कप को ले लो और इसको ढक दो, किसी एक चीज से ढक दो, ढक दिया। और ऐसा करो, एक थर्मोफ्लास्क ले लो, ठीक है, वेल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क, और इसके अंदर चाय रख दो। तो बोल बेटा इन तीनों में सिस्टम कौन है?
सर चाय। तीनों सिस्टम है। चाय, चाय मेरा हाँ, सिस्टम है, बात चाय पे करेंगे तो चाय मेरा हाँ हाँ सिस्टम है, ठीक है ना, चाय सिस्टम है, ठीक है। अब देखो चाय को किस में रखा गया बेटा, कप कप में, कप। तो ये हो गया आपका बाउंड्री, है हाँ ना। हाँ, इस बार बोलते बाउंड्री हाँ। कैसा है, रियल बाउंड्री है, रियल Real। और ये वाला बाकी पार्ट हो गया आपका सराउंडिंग। हाँ ठीक है, अब बोल तो अगर इसके अंदर गर्म चाय है और इस तरह ओपन कप में रखा हुआ है, तो बोल क्या ये चाय ठंडा होगा, हाँ सर हाँ, हाँ, होगा। ठंडा होगा तो किसका लॉस हुआ, हीट एनर्जी का। एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है, कुछ हाँ। दिन तक छोड़ दे चाय को, वैसे ही छोड़ दे, एक दिन छोड़ दे, तो चाय का लेवल इतना ही होगा बेटा, या चाय का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ थोड़ा जाएगा। नीचे आ गया। थोड़ा नीचे आएगा। इसका मतलब किसका लॉस हुआ बेटा, मैटर। मैटर का। मैटर का लॉस हुआ। तो ऐसा सिस्टम को आप क्या कहोगे, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। है ना। लेकिन अब सोचो उसी चाय को, गर्म चाय को आप ढक दिए, क्या ढकने के बाद भी चाय गर्म रहेगा, नहीं सर, नहीं एनर्जी रहेगा। लॉस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी लॉस हुआ। का। लेकिन चाय ढकने के बाद देखना चाय का लेवल नीचे घटेगा, नहीं नहीं, नहीं 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 सर। घटेगा। इसका मतलब बेटा यहाँ मैटर का लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, तो नहीं ऐसा होगा। सिस्टम को आप क्या कहोगे बेटा, क्लोज्ड सिस्टम। अब अगर थर्मोफ्लास्क के अंदर रख देते गर्म चाय को, तो बोल चाय ठंडा होगा, नहीं सर, नहीं एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, नहीं होगा। मैटर का लॉस भी नहीं नहीं होगा। होगा। आप इसको क्या कहोगे, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। ठीक है, अब आओ ये सील्ड और इंसुलेटेड का कंसेप्ट को समझते हैं। आओ ओपन सिस्टम डायग्राम देखो, बताओ तो बेटा ओपन सिस्टम में क्या बाउंड्री सील है, नहीं नहीं। नहीं। नहीं सर। लेकिन नहीं सर। क्लोज सिस्टम में बाउंड्री सील है, हाँ ढक्कन डाल के सील हाँ, कर दिया, हाँ, सील। हाँ। ढक्कन डाल के सील कर दिया, है ना। तो देखो हाँ। ओपन में बाउंड्री सील नहीं होता है, लेकिन क्लोज में बाउंड्री सील होता है। और याद होता रखना है। बाउंड्री सील होगा तो किसका इफेक्ट करेगा, मैटर को कि एनर्जी को, मैटर को, मैटर। मैटर को, है ना। और अगर इसको इंसुलेट कर दिया जाए ताकि एनर्जी, है ना, इंसुलेट कर दिया गया ताकि तो तब एनर्जी। हाँ, तो फिर वो किसको कंट्रोल करेगा, एनर्जी को, एनर्जी। है ना। तो जब देखो बाउंड्री इंसुलेटेड है तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बाउंड्री सील है तो मैटर का लॉस नहीं होगा, बाउंड्री सील है तो मैटर का लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर बाउंड्री इंसुलेटेड नहीं है तो मैटर का लॉस तो होगा। एनर्जी का लॉस होगा। आगे बात देखते, ये पूरा डायग्राम समझ में आ रहा, बात हाँ क्लियर है, हाँ, यस हाँ सर। सर। ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। आसिफ चाय पिएगा, नहीं सर, चाय नहीं पी ले, पी ले बेटा पी ले। एक बेटी इतना प्यार से बनाई, कायल बेटी चाय बनाई, तू नहीं पिएगा तेरा कान का नीचे बजाएगा। अब आगे का कहानी सुन। तो कहानी ऐसा है, सुनो, कहानी ऐसा है बेटा कि कायल बेटी को, ए कायल আমি হিন্দিতে বলছি বুঝতে পারছিস তো, हाँ না না হ্যাঁ কি বললি, हाँ हाँ। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। सुनो, तो कहानी बेटा ऐसा है कि कायल तो चाय बनाई और चाय बनाने के बाद आसिफ को पिला दी, और आसिफ जैसी चाय पिया आसिफ टपक गया। टपक गया मतलब समझे, आसिफ मर गया, मर गया। आसिफ का स्वाहा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि कायल बेटा गड़बड़ की, कायल बेटे गड़बड़ की, क्या गड़बड़ की, वो गड़बड़ ये की कि चाय बनाने के टाइम पे चीनी के जगह पर वो चूहा मारने का दवा डाल दी उसमें, समझे। तो इससे क्या प्रूफ हुआ बोल, इससे प्रूफ हुआ कि आसिफ इज चूहा, अच्छा, यही प्रूफ हुआ ना। हाँ हाँ, क्योंकि yes, बेटा sir. एक्चुअली में चूहा का दवा खाने से इंसान नहीं मरता, चूहा मरता है। अगर आसिफ मर गया तो यही साबित हुआ कि आसिफ चूहा है। हाँ हाँ। चलो ये मजाक की बात, आगे कंटिन्यू करते, कहानी सुनना बेटा, कहानी आगे बढ़ा रहे। तो आसिफ को क्या हुआ बेटा, आसिफ तो टपक गया, नतीजा क्या हुआ, कायल को जेल हो गया, कायल को क्या हो गया, जेल हो गया, क्योंकि उसके हाथ से तो एक मर्डर हो गया, तो कायल को जेल हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से सुनियो, ठीक है। और कौसुनी और सौनक तुम लोग चुप रहेगा बेटा, तुम लोग को ये कहानी पहले बता चुके, ठीक है। तो कायल को अगर जेल हो गया है तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, कायल कहाँ पर है, कायल जेल के अंदर है। अब क्वेश्चन ये है कि कायल कौन सा सिस्टम हुआ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम ना आइसोलेटेड सिस्टम, सोच समझ के आंसर दे। विच सिस्टम इज कायल, सर क्लोज है सर। क्लोज क्लोज हो गया। কায়েল তুই বল, তুই জেলের মধ্যে আছিস, তুই বলবি না মা, যা বাবা তুই জেলের মধ্যে আছিস, তুই তো বল, বল মা তোর কি মনে হচ্ছে, তুই জেলের মধ্যে আছিস,
তুই কোন সিস্টেম আছিস বল? Isolated. আইসোলেটেড। আচ্ছা কৌশনী তুই বল। open system. ओपन सिस्टम। यस आंसर इज ओपन सिस्टम। देख ये गड़बड़ कैसे हो फिर से सुनना बेटा, समझना। थोड़ी देर पहले बेटा आपको हम बोले थे कि आपका ब्रेन आपको धोखा देगा और वही हुआ। देखो क्या हुआ, आप फंस गए इस वर्ड पे, आप यहाँ फंस गए बेटा, जेल। जैसे ही जेल आया, अरे जेल तो बंद है तो क्लोज होगा, या जेल से निकल नहीं सकते, आइसोलेटेड होगा। लेकिन बेटा आप एक चीज पे ध्यान नहीं दिए, दोबारा सुनना। सबसे पहले बात करना, रिप्लाई देना। बोलो अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन हु इज सिस्टम? कायल, नॉट जेल। आप जेल पे ध्यान दिया, आपका कायल है ना, कायल सिस्टम है। अब बताओ कायल जेल के अंदर है ना, तो बोल तो कायल अगर जेल के अंदर है तो जेल के अंदर तो गर्मी लगेगा, गर्मी लगेगा तो कायल के बदन से पसीना निकलेगा, और अगर कायल के बॉडी से पसीना निकला तो बोल बॉडी से यानी सिस्टम से किसका लॉस हुआ? मैटर का। तो मैटर हुआ ना रे। हाँ। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग खुद को क्या बोलते हैं? हम लोग खुद को बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल की कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कौन एनिमल रे? और वार्म ब्लडेड एनिमल का प्रॉपर्टी क्या होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल का प्रॉपर्टी होता है इसके बॉडी से हीट अपने आप रेडिएट होता है ना, हम लोग का बॉडी से अपने आप हीट। अगर हमारे बॉडी से हीट रेडिएट हो रहा है बेटा, तो बोल तो किसका लॉस हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रहा है, का। मैटर। तो अगर मैटर का भी लॉस हुआ, एनर्जी का भी लॉस हुआ, तो कौन सा ओपन सिस्टम? सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। आया क्वेश्चन समझ में? हाँ सर। क्लियर हो रहा है बेटा? तो ध्यान रखना है ना, ठीक है? यहाँ तक आगे बढ़े बेटा लोग। सर तो हम लोग यहाँ हाँ, पर सर। कायल को सिस्टम लिए थे। ऑफ कोर्स मेरा क्वेश्चन भी यही था कि कायल जेल के अंदर में कायल कौन सा सिस्टम है। क्वेश्चन में तो यही वर्ड यूज किए थे बेटा, रिकॉर्डिंग में सुन लेना मेरा वापस से, कि मेरा क्वेश्चन ही यही था कि कायल जेल के अंदर में तो कायल कौन सा सिस्टम है। लेकिन जेल वर्ड आपको धोखा दे दिया। हाँ सर। आया समझ में? पहले ही बोले थे बेटा आपका ब्रेन आपको धोखा देगा। ठीक है आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। तो सिस्टम समझा दिए बेटा, सराउंडिंग बता दिए, यूनिवर्स बता दिए, और उसके साथ साथ तीनों तरह का सिस्टम, उसका एग्जांपल्स वगैरह हम लोग बातचीत कर चुके हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगेन बोलेंगे बेटा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में जो बता रहे, कुछ दिमाग मत लगाना, सबका सब फंडामेंटल है। बस जो रूल्स बताया जाएगा उस रूल को घोल करके पी जाओ। जैसे कि पहला, अगर आपसे कहा जाए आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा नाम बोल। आइसोथर्मल प्रोसेस का दूसरा नाम बोलो। Boyle's law. यस, बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस का तीसरा नाम बोलो। पीवी PV. रिलेशन। हाँ, ये सब लैंग्वेज पकड़ के रखो, ठीक है ना? अब आगे सुनो, आइसोथर्मल का फंडामेंटल क्या? ऐसा प्रोसेस जिसमें कौन कांस्टेंट होगा बेटा? टेम्परेचर हाँ, और चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। 0। ठीक है, डेल्टा टी 0 होगा। देखो बहुत कुछ यहाँ बताना बेटा, फंडामेंटल है, याद रखेंगे, और साथ में कुछ लैंग्वेज कुछ बताएंगे, उस पर ध्यान रखना। डेल्टा टी 0। अब आगे रट जा, अगर डेल्टा टी 0 मिलेगा बेटा तो डेल्टा ई 0 मिलेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी। यहाँ पर डेल्टा ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा टी जब 0 मिलेगा तो डेल्टा एच भी 0 मिलेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये रट जाओ। आपको आगे चल के कई ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे बेटा, जहां पर जेई में, नीट में क्वेश्चन पूछा है लंबा लंबा ना बेटा, आपको लैंग्वेज यूज किया, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन दिया, वॉल्यूम इतना, प्रेशर इतना, है ना, तैना, फैना करके एंड में पूछा कि बताओ इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा, और क्वेश्चन पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, आंसर डायरेक्ट 0। ट्रिकी क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरीके का, जो 2 सेकंड में सॉल्व होगा। बस फंडामेंटल को पकड़ के रख कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा टी 0, और जब डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा ई 0 होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच भी 0 होगा। और इसका जिराफ आपको उम्मीद करते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़े तो आपको जिराफ पता होना चाहिए, हाँ. है ना बेटा? यही है ना पीवी का ग्राफ? हाँ सर। ठीक है, अब अगला टर्म पे आ जाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस पे बात करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या कहता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट चेंज नहीं होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट चेंज नहीं होगा। और जब हीट चेंज नहीं होगा तो याद रखना Q का वैल्यू 0। यहाँ पर Q किसका सिंबल है? हीट का। हीट का। अब आगे ये तो फंडामेंटल, अब याद रखना जब Q 0 होगा मतलब एडियाबैटिक 0 होगा, तो याद रखना एंट्रोपी का चेंज भी 0 होता है। तो कौन कौन 0 होगा ये सब रट जा बेटा, सब डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। किस प्रोसेस में कौन 0 होगा इसको रट जाओ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफ देख लो। अब
अब इस ग्राफ पे एक चीज का ध्यान देना बेटा कि आइसोथर्मल का ग्राफ पीवी वर्सेस कर्व बनता है बेटा ऐसे, एडियाबैटिक का भी कर्व बनता है, बस फर्क क्या होगा, नीचे का जो कर्व होगा उसको एडियाबैटिक मानना और ऊपर का जो कर्व होगा उसको आइसोथर्मल मानना। ठीक है, यहाँ तक ये ग्राफ को पकड़ने का स्टडी करने का तरीका याद रखना। अब अगला टर्म पे आ जाओ, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक माने कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट। और कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर होगा तो लॉ का नाम बोल तो, गैस लॉ में जाकर देखिएगा, पढ़ाए होंगे बुक नोट्स। गेलुस लॉ। या फिर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसका मतलब किस पे बात हो रहा है, ये टीपी रिलेशन है, रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन। अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पढ़ो यहाँ पर वॉल्यूम सिस्टम कांस्टेंट होगा तो मतलब डेल्टा वी 0 होगा। और डेल्टा वी 0 होगा तो याद रखना वर्क डन 0 होगा। 0 होगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। ठीक है, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लो बेटा, ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे बनेगा, देख तो समझ आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगला टर्म आपके पास आइसोबारिक। बोल आइसोबारिक मतलब कौन कांस्टेंट बेटा? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट मतलब कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। और वीटी रिलेशन होगा। और अगर रिलेशनशिप के हिसाब से बोलेंगे तो इसका क्या नाम बोलेंगे बेटा? वीटी रिलेशनशिप। और ये देखो इसमें क्या है, डेल्टा पी 0। और अगर डेल्टा पी 0 होगा तो कौन 0 होगा? कोई 0 नहीं होगा, ये याद रखो, कोई 0 नहीं होगा। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर ले। सुन, डेल्टा टी अगर 0 हुआ तो क्या याद रखेगा इसमें? डेल्टा ई 0 होगा, डेल्टा ई डेल्टा एच 0 होगा फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, अब आ जाओ, अगर Q 0 होगा तो बोल क्या याद रखेगा? डेल एस 0 डेल एस 0 होगा। वेरी गुड। अगर डेल्टा V 0 होगा तो बोल कौन 0 होगा? डब्ल्यू 0 होगा सर। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन 0। हाँ, और अगर डेल्टा P 0 हुआ तो कोई 0 नहीं फर्क होगा। नहीं, कोई 0 ठीक है, नहीं ये सब याद रख पाएगा बेटा? याद रखेगा? हाँ 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 सर। ग्राफ देख ले, ग्राफ समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब यहाँ पर आपके लिए एक और लैंग्वेज उस पे ध्यान देना बेटा, एक और लैंग्वेज उस पे ध्यान देना। आप देखो टी के आगे डेल्टा लगा हुआ है, आप इस पे ध्यान दो तो एक और बात समझ में आएगा। देखो टी के आगे डेल्टा है, ई के आगे डेल्टा है, यहाँ डेल्टा है पर यहाँ डेल्टा नहीं, यहाँ डेल्टा है, यहाँ डेल्टा है, यहाँ डेल्टा नहीं है। इसका भी एक लॉजिक है, रीजन है बेटा कि कहाँ डेल्टा लगेगा और कहाँ डेल्टा नहीं लगेगा। ठीक है, वो भी आएंगे, तो बस इसको ध्यान में रखना कि किसके आगे डेल्टा नहीं लगा बेटा हमारा, क्यू के आगे और डब्ल्यू के आगे डेल्टा नहीं लगा। डेल्टा मतलब तो सर चेंज है ना? हाँ, इसका मतलब हीट चेंज 0 नहीं है, वर्क चेंज 0 नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, 5 मिनट के बाद हम आएंगे उस टॉपिक पे, समझाएंगे, बस बैक ऑफ माइंड में इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब आओ देखो तो ये ग्राफ एक साथ चारों को देख लो तो बोलो ये वाला ग्राफ किसका है? आइसोबैरिक है ना। देखो दोनों कर्व है, तो नीचे वाला एडियाबैटिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल, और ये कौन सा कर्व है बेटा? आइसोकोरिक। ठीक है, अब आइए अगला प्रोसेस पे बात करते हैं। कौन सा प्रोसेस? साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस नाम से ही पता चल रहा, पहला लाइन पढ़कर देख तो समझ आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहा है। और साइक्लिक प्रोसेस अब समझ, जैसे बताए थे ना हर प्रोसेस में कौन कौन 0 होता है, याद रखना। देख साइक्लिक प्रोसेस में ये सब का सब 0 है बेटा, सब 0 है, ये सब W और Q 0 नहीं। इसका मतलब जिसके आगे बेटा डेल्टा लगेगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा का मतलब होगा चेंज, और साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होगा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम, तो चेंज तो 0 होगा बेटा। हाँ, ठीक है। इन अदर वर्ड, ध्यान से सुनना, इन अदर वर्ड, ये जिसके आगे आप डेल्टा लगाए हैं बेटा वो सब 0 है, वो सब 0 है। ये सब का सब स्टेट फंक्शन के नाम से जाना जाएगा। स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, हीट एनर्जी स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप उठा करके देखना, जेईई में और नीट में क्वेश्चन आया था कि वर्क डन स्टेट फंक्शन है, आंसर है नहीं। हीट स्टेट फंक्शन है, आंसर है नहीं। बोलेगा वर्क डन प्लस W स्टेट फंक्शन है, तब बोला आंसर है यस, ये स्टेट फंक्शन। पूछेगा कैसे, बोलेगा फर्स्ट लॉ इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, तो इसका मतलब डेल्टा स्टेट फंक्शन है, तो ये स्टेट फंक्शन है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक समझे बेटा लोग। तो इन शॉर्ट साइक्लिक प्रोसेस में कौन 0 होगा?
सिंपल इसके आंसर। सामने जो स्टेट डेल्टा। फंक्शन डेल्टा। होगा, जो स्टेट फंक्शन होगा वो 0 होगा। हाँ हाँ क्लियर है? हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग। यस सर। हाँ, अब आगे सुनो, थोड़ा सा ग्राफ पे अब ध्यान दो। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है बेटा? हाँ सर। बिल्कुल हाँ, सर। हाँ अब थोड़ा सा सर। लैंग्वेज पे बात करेंगे, अब कुछ लैंग्वेज सीख लो, है ना। अगर आपसे पूछेंगे नेम द प्रोसेस ए बी, बोलो, नाम बोलो। आइसोकोरिक। आइसोबैरिक। नहीं सर, यहाँ तो आइसोबैरिक। हाँ आइसोबैरिक। आइसोकोरिक। ओ आइसोबैरिक, हाँ अच्छा अच्छा, ये बी ए डी का बोल रहा हूँ। बोलो ए बी का प्रोसेस आइसो। आइसोबैरिक आइसोबैरिक। अब सुनो, लैंग्वेज पे ध्यान दो बेटा। ए बी का पूरा नाम होगा आइसोबारिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। हाँ। वाई? अब देखो, आपका प्रोसेस जब ए पे था तब वॉल्यूम ये था, और जब आपका प्रोसेस बी तक पहुंचा तो वॉल्यूम यहाँ पहुंच गया, तो बोलते यहाँ से यहाँ जाने पे वॉल्यूम क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हुआ ना। तो इस तरीके का प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? आइसोबारिक एक्सपेंशन। बोलो, लैंग्वेज समझ में आ रहा है? हाँ सर। आगे बताओ, बीसी प्रोसेस का नाम क्या होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक। आइसोकोरिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोकोरिक। अब बोलो, आइसोकोरिक आइसोकोरिक से क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ना एक्सपेंशन? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रेशर तो डिक्रीज हो चुका है। हाँ सर, कॉन्ट्रैक्शन होगा सर। बोल बेटा, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन ना एक्सपेंशन? जल्दी बोल। कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन। प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। अबे गंजेड़ी लोग, सब गांजा पी के यही बैठा हुआ, ग्राफ देखना रे ढक्कन लोग। बोल, प्रोसेस बी में वॉल्यूम कितना है? यही है। हाँ। और जब कुछ आप प्रोसेस एक्सपेंशन सी में पहुंचे कॉन्ट्रैक्शन तो क्यों वॉल्यूम होगा? यही है। हाँ बोल, सर, प्रोसेस कुछ बीसी में जाने पे वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं हुआ तो जब आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज सिर्फ नहीं हुआ होगा। तो ये वर्ड आप कैसे बोल सकते हो? आप एक तरफ बोल रहे आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ? बोलेगा वॉल्यूम कांस्टेंट। यही है ना बेटा? हाँ एक तरफ हाँ, आप सर। बोल रहे वॉल्यूम कांस्टेंट है और साथ में ये भी वर्ड लगा दिया एक्सपेंशन। ये तो वही बात हो गया कि ट्रस्ट मी, आई एम अ लायर। देखो तो स्टेटमेंट पढ़ो तो, एम्बिगुअस स्टेटमेंट है बेटा। हाँ सर। समझ रहे गधे लोग? हाँ सर। सर। माने जब आइसोकोरिक होगा तब कुछ कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेगा। एक्सपेंशन का टर्म इस्तेमाल नहीं होगा। नहीं होगा। समझ रहे बेटा लोग? हाँ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बोलो सीडी, सीडी प्रोसेस, सीडी का नाम बोलो। आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्ट। आइसोबैरिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। सीडी का नाम होगा आइसोबारिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना। और डीए का नाम? डीए का नाम आइसोकोरिक। सर आइसोकोरिक। सिर्फ आइसोकोरिक, ओनली आइसोकोरिक। समझ में आया बेटा लोग? हाँ सर। चलिए वन मोर प्रैक्टिस, फिर से एक और ग्राफ को देखो। प्रैक्टिस का सब लिखा हुआ है, देख लो तो, सारा नाम देख लो। फॉर्मूला पे भी मत ध्यान दो, सिर्फ नाम देख लो। बोलो, ए बी का नाम आइसोथर्मल होगा? हाँ सर। अगर किसी को भी ग्राफ में दिक्कत है, बोल बेटा दोबारा डिस्कस करेंगे, देख ले एक बार। बोलो। नहीं सर, सर समझ आया। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है ना सर? या क्या चीज? सर आइसोथर्मल का। हाँ, अब चलो, ये अगर ऐसी बात है ना तो देखो, एक चीज और बता देता है, मार्किंग देख लो कैसे होगा। मान लो पॉइंट ए पे ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे मान लो प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। तो जब पॉइंट बी पे आप पहुंचोगे तो प्रेशर P2 होगा, वॉल्यूम V2 होगा, लेकिन टेम्परेचर T1 ही रहेगा। हाँ। अब बोलो तो, अब जब हम लोग पॉइंट सी पे पहुंचेंगे तो बोलो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर प्रेशर P3 P3 नहीं रहेगा। V3 और ये मान लो T2 होगा। P2 होगा। और जब डी पे पहुंचेंगे तो प्रेशर हो जाएगा P4 V4, V4 T2। टेम्परेचर T2 रहेगा। हाँ समझ रहे लैंग्वेज बेटा? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अगला टर्म क्या है बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखो होता क्या है, अगेन कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, उसको मिक्स मत करना बेटा, ये दोनों अलग चीज हो रहा है। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, पहले फंडामेंटल सुन। पहला लाइन देख क्या बोल रहा है। एक ऐसा प्रोसेस, लैंग्वेज पे ध्यान देगा बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जो कैसे ऑकर करेगा? Infinitely small, slowly, very slowly.
इन्फिनिटसिमली, पहले पढ़ क्या लिखा, इन्फिनिटसिमली। इन्फिनिटसिमली का मतलब बहुत 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 कम, इन एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। और ये तब होता है जब ऑपोजिंग फोर्स, जो फोर्स होता है जिसको अपोज करता है, और एक ड्राइविंग फोर्स, देखो दो फोर्स है यहाँ पर, ऑपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स। तो ऑपोजिंग फोर्स क्या है बेटा, इन्फिनिटसिमली स्मॉलर, बहुत कम होगा। यानी इन शॉर्ट, जो फोर्स ड्राइव कर रहा प्रोसेस को, जिसके वजह से प्रोसेस चल रहा है, वो फोर्स इतना ज्यादा है कि इसको रोका नहीं जा सकता, अपोज नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर। हाँ सर। आपको हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, पहले ये वर्ड पे ध्यान देना। दूसरा वर्ड देखो क्या कहता है, a reversible process is considered to be proceed from initial state to final state through an infinite series, देखो again, of infinitesimally small stages, and at every stages it is virtually in state of इक्विलिब्रियम। ये सारे वर्ड का मतलब बताएंगे बेटा, ठीक है। और आगे देखो क्या कहता है, a reversible process is an ideal process, और आपको हम पहले भी बोल दिए थे बेटा, जो आइडियल होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। याद है आपको बताए थे ना कि आइडियल गैस नहीं होता है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, आइडियल मशीन नहीं होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस, और ऐसा प्रोसेस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर भी आपको हम एक लॉजिक से समझाने का कोशिश करेंगे कि इन सारे का मतलब क्या होता है, लेकिन वो तब जब साथ में हम लोग इसको भी पढ़ ले। कौन सा प्रोसेस? अब इरिवर्सिबल पे बात करें। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलता है उस पर ध्यान दो। इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहा है, अ प्रोसेस goes from initial to final step in सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप। तो वो तो पिछला वाला कितना स्टेप में था? इनफाइनाइट स्टेप। इनफाइनाइट स्टेप। लेकिन ये एक या दो स्टेप में हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, ठीक है। आगे देख क्या बोल रहा है, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। जो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है बेटा, वो स्पॉन्टेनियस होता है। और सिर्फ यही नहीं बेटा, एक और लाइन बता दे रहे, इस वक्त जो लाइन है बेटा, अगर इसको आप याद करके रख पाओगे तो आपके लिए एक फायदेमंद बात होगा। क्या मालूम है? इस लाइन का एक नाम है, इसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे चल के ये लाइन फिर से बात करेंगे, इसको याद रखना। और ये रियल होता है, यानी नेचर में एग्जिस्ट करता है। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, ठीक है। आगे देखो क्या कहा गया, अ प्रोसेस इन विच डायरेक्शन कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय स्मॉल चेंजेस। यानी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसका डायरेक्शन को हम नहीं चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग व्हाट? बाय चेंजिंग प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब है। अब चलो इसको समझाने के लिए बेटा एक बार फिर से चलते हैं वापस और इस लैंग्वेज को आपको समझाते हैं। ये देख समझना बेटा, एक लॉजिक से समझना, एक लॉजिक से बात करते हैं। पूरा लॉजिक पे बात होगा तो रिप्लाई देना, चुप मत बैठना, बोलते रहना। देखो मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस है। आप क्या किए, आप इस पिस्टन के ऊपर एक वेट रख दिए। नतीजा क्या हुआ, पिस्टन मूव करके नीचे आ गया। फॉलो करना ध्यान से, पिस्टन मूव करके कहाँ गया बेटा? नीचे आ गया। और ये उसका गैस है, इसके अंदर ये गैस है, ठीक है, ये गैस है। और आप क्या किए वो सुनना, आप इसको नीचे लाने के लिए क्या करोगे, इसके ऊपर तो कुछ एक डालना होगा ना बेटा। हाँ, मान लो आप यहाँ पे क्या डाले, आप बालू डाले, सैंड, बालू डाल दिए। लॉजिक ठीक है? तो चल कुछ सवाल का जवाब दे इस डायग्राम में। और इसी डायग्राम को हम एक बार फिर से ले लेते, एक बार और बना लेते बेटा, 2 बार कर लेते, ठीक है। एक और बार बना लेते डायग्राम को। देखो ये आपके पास सिलेंडर है, इसके अंदर आप मूवेबल पिस्टन है, ये रहा उसका गैस, इसके अंदर गैस है, और कहाँ गया कलर, हाँ, उसके ऊपर आप एक वेट डाल दिए। वेट के जगह पे क्या डाले बेटा? बालू डाले, ठीक है। क्या डाले बेटा आप लोग? बालू डाले, सैंड। चलो अब कुछ लैंग्वेज पे बात करेंगे। सिलेंडर का नंबर दे रहे 1 और 2। हाँ पहले 1 पे बात करते हैं। बोल बेटा। अच्छा 1 और 2 दोनों पे बात करेंगे। बोल 1 और 2 में सिलेंडर क्या ऊपर आने का कोशिश करेगा? हाँ सर।
अरे मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन सॉरी नॉट सिलेंडर, मेरा गलती हुआ। पिस्टन ऊपर आने का कोशिश करेगा बेटा, हाँ सर। हाँ आने का कोशिश करेगा, पर उसको आने कोई नहीं देगा। कोई रोक रहा, कौन रोक रहा? बालू। सैंड। बालू हो गया यहाँ ऑपोजिंग फोर्स। अरे वर्ड आया समझ में? कौन सा वर्ड है ना उस ड्राइविंग फोर्स? और यहाँ हाँ, ड्राइविंग फोर्स कौन है? सर। गैस, गैस का मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा? हाँ सर। बात करते रह बेटा, हाँ, बात करते रह, बात करते रह। हाँ हूँ ना नू कू पा कुछ ना कुछ करते रहियो, ठीक है। अब आओ ग्राफ नंबर 1 पे बात करते हैं। तो देखो, अब अगर आपसे कहा जाए लॉजिक पे बात करना, बोल इसके ऊपर ये क्या रखा हुआ? बोलते ये क्या रखा हुआ है? बालू। बालू रखा हुआ है। आपको बोला, ध्यान से सुनना, आपको बोला गया बालू का एक दाना उठा के बाहर कर दे। एक दाना, वन पार्टिकल, सिर्फ एक दाना उठा करके बाहर कर दे। अब जवाब दे, बालू का अगर एक दाना उठा करके बाहर करेंगे तो क्या पिस्टन ऊपर आएगा? नहीं। नहीं। आंसर है आएगा। ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन कुछ तो लॉजिक यूज करो बेटा, कि अगर आप एक बालू का दाना ऊपर उठाएं यानी कुछ तो मास आप हल्का किए बेटा, हाँ सर। तो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, है ना? जी सर। हाँ। अच्छा, एक और बालू उठाओ, आएगा हाँ ऊपर? सर, तो हाँ हाँ और सर, बोलेंगे और इसी तरीके से गैस को वापस अपने स्टेट पे, ऊपर से नीचे गया था, नीचे से वापस लेकर के आओ, तो बोले कितना स्टेप लगेगा ऊपर ले जाने में? इनफाइनाइट स्टेप। हाँ, और ये प्रोसेस कितना स्लो होगा? इनफाइनाइट से मिली। और हर स्टेप में आपको लगेगा कि वो वहीं का वहीं रुका हुआ है। हाँ हाँ सर। हाँ। ये वाला लाइन पढ़कर देख तो। हाँ सब एक्चुअली लगे हुए। हाँ आ रहा लैंग्वेज समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसा प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ रहा है? हाँ सर। जी सर। अब आ जाओ प्रोसेस नंबर 2 पे आ जाओ। आपको बोला कि ये जो बालू रखा हुआ है एक बार में पूरा बालू उठा लो, तो बोले एक झटके में गैस ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएगा? हाँ सर। तो बोलो एक स्टेप में हो गया ये प्रोसेस, है ना? और जिस वक्त एक झटके में ऊपर आया उसी वक्त आप उसको नीचे नहीं कर सकते हो, यानी वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा प्रोसेस हाँ। को क्या कहेंगे बेटा हम लोग? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। बोल बेटा, मोटा मोटी लॉजिक से समझा पाए बेटा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हाँ का सर। मतलब क्या होता है? बात कर बेटा लोग, हाँ बोल। हाँ सर। ठीक है, समझे बेटा लोग? तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, ये एक बार आप लोग फिर से पढ़ना, वीडियो को देखना दोबारा ध्यान से। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, दिक्कत हो तो बात करेंगे। अगला टॉपिक क्या बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है बोलो? मास डिपेंडेंट। नहीं, सुनो, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे नहीं बेटा, यही तो बच्चा लोग गड़बड़ करता है। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। क्वांटिटी। हाँ। अमाउंट ऑफ मैटर पे अगर डिपेंड किया तो वो एक्सटेंसिव, और अगर अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं किया प्रॉपर्टी का नाम इंटेंसिव। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये पानी का बोतल है, सभी के घर पे बोतल होता है पानी का, ठीक है? हाँ सर। पानी का बोतल है, ध्यान से सुनना। इसके अंदर क्या किए बेटा, सुनेगा, 1 लीटर पानी डाल दिया। अब बोल 1 लीटर पानी का वजन कितना होगा बेटा? 1000 ग्राम होगा। ये इसका वॉल्यूम है, ये इसका मास है। और आपको पता होना चाहिए कि पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है? और मान लो कि जिस वक्त पानी को रखा है जहां पे बोतल में, वहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और आपको पता होना चाहिए कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, मालूम है? तो हाँ सर। और साथ में ये भी मान लो कि पानी में लाल रंग मिला दिया, रेड कलर मिला दिया है। आपके सामने 6 प्रॉपर्टी रखे, देख ले बेटा, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, टेम्परेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेड कलर, ठीक है? अब अगर आपसे कहा जाए कि ये जिसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, आधा पानी फेंक दो। आधा पानी फेंकने के बाद बोल नया वॉल्यूम। 500 ml। 500 मिलीलीटर। नया मास बोल बेटा। 500 ग्राम। 500 ग्राम। नया डेंसिटी बोल। 0.1 1 ग्राम ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी।
पानी का डेंसिटी वही रहेगा बेटा, हाँ पानी का डेंसिटी कैसे चेंज होगा? बोल, आधा फेंक दिया तो तुम बोलोगे कि टेम्परेचर भी आधा हो गया, नहीं 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 25 हीट है है ना? पानी का आधा फेंकने के बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल, तो 1.63 आधा पानी फेंकने के बाद लाल रंग कौन सा कलर में बदल जाएगा? रेडी है। लाल ही रहेगा। तो देख आखिरी का 4 प्रॉपर्टी चेंज हुआ, नहीं सर, नहीं लेकिन हम तो अमाउंट चेंज किया, है ना? अमाउंट चेंज किए। किसका साउंड हो रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। अमाउंट चेंज हुआ ना, हाँ, तो सर। अमाउंट चेंज होने पे कौन चेंज हुआ? वॉल्यूम चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, लेकिन डेंसिटी चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। तो जो चेंज नहीं हुआ उसका नाम इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो चेंज हो गया उसका नाम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये मैटर क्लियर है बेटा आप लोगों को? एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मतलब क्या सर। होता है? हाँ सर। हाँ सर। तो आप पढ़ते हैं एक एक करके, पढ़ो इसको। सिंपल फंडामेंटल, ये रेडी जाओ। अब एग्जांपल देखो, मास, वॉल्यूम, लेंथ, नंबर ऑफ मोल्स, एनर्जी। याद रखना कोई भी फॉर्म में एनर्जी हो, चाहे वो एंथैल्पी हो, इंटरनल एनर्जी हो, गिब्स एनर्जी हो, हीट कैपेसिटी हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंट्रोपी, ये सब का सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब इंटेंसिव पढ़ो। इंटेंसिव का लिस्ट देखो, काफी सारा, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ईएमएफ, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, कलर, केमिकल रिएक्टिविटी, कंबस्टिबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, सॉल्युबिलिटी, है ना, तैना, फैना, सब है बेटा। ये आपको याद रखना है। अब देखो इसमें आपको बड़ा एक मजेदार चीज बताने वाला है, उस पर ध्यान देना। वेरी इंटरेस्टिंग चीज, ये देखो क्या है। अब ये बताओ कि मास जो होता है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? सर एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव है ना। और वॉल्यूम जो होता है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव। अच्छा, मोल जो होता है वो इंटेंसिव होता है ना एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। एक ले रहे हैं, ये तो मोल बड़ा है, बड़ा नंबर ऑफ मोल्स। अरे भाई सोच, लॉजिक सोचना। आधा पानी फेंक देगा तो आधा मोल पानी चला गया, तो हाँ सर, है ना? हाँ। अच्छा बोल, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, बताओ तो। अगर दोनों को डिवाइड कर दे, देख तो ये डेंसिटी बनेगा। हाँ सर। और डेंसिटी इंटेंसिव होता है। इन दोनों को डिवाइड कर तो देख तो कंसंट्रेशन बनेगा। और कंसंट्रेशन भी इंटेंसिव होता है। देखो एग्जांपल देखो, कंसंट्रेशन, हाँ कहीं लिखा होगा, देखो ये जो कंसंट्रेशन। जी सर। तो देखो तो इससे एक बात समझ में आ रहा कि अगर दो एक्सटेंसिव को डिवाइड कर दिया जाए तो वो इंटेंसिव बन जाता है। है बात समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, तो ऐसे ही कुछ एनबी पे दे रहे बेटा, फटाफट पढ़ो। तो आप लोग पढ़ो, ये सारा कुछ पढ़ो। और 2 मिनट हमको तो, हम वॉशरूम से आ रहे, आप लोग पढ़ो, वीडियो पॉज कर रहे हैं, पढ़कर देखो, कहीं कोई डाउट है तो बोलना बेटा, हम उस पर बातचीत दोबारा करेंगे। ठीक है? तो ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव है। यहाँ पे किसी कुछ पूछना है बेटा? देखो तो आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। अब ये तो बता चुके आपको स्टेट फंक्शन, है ना? क्या बताए थे? वो प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इसका फंडामेंटल सुन लो, स्टेट फंक्शन का फंडामेंटल सुन लो। वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा उसके स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहेंगे। और सुन ले बेटा, तेरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स में ना टोटल 8 स्टेट फंक्शन है जो आपको पढ़ना है। और 8 याद रखने का बहुत आसान तरीका बता दे रहे। PV इक्वल्स टू nRT, डेल्टा P, डेल्टा V, डेल्टा N, डेल्टा T, ये है। और इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये 8 को याद रख। ठीक है? जी सर। पढ़ो इसको। Those fundamental properties which determine the state of a system, and they depends on what? They depends on
Initial and final state. और ये भी याद रखना, they do not depend on Path. पाथ। जैसे कि अगर थर्मोडायनेमिक्स से बाहर निकल करके आपको स्टेट फंक्शन का मतलब समझाना चाहे तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि ये देखो, यहां से यहां गया 3 किलोमीटर, यहां से यहां गया 4 किलोमीटर और यहां से यहां गया 5 किलोमीटर, है ना। अगर हम बात करेंगे ए बी सी तो बोल तो ए से बी, बी से सी डिस्टेंस, और है ना, ए से बी और बी से सी हो गया डिस्टेंस, और ए से सी क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो बोल तो इसका आप किसको स्टेट फंक्शन बोलोगे, Displacement. डिस्प्लेसमेंट, है ना। और जो स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, याद रखना। जो स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ, हाँ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगला सवाल सुनना, बोल W एंड Q ये दो टर्म पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है? Path dependent. पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगा तो स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन पाथ डिपेंडेंट, हीट एनर्जी पाथ डिपेंडेंट, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता है। जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा उसको स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल कहेंगे। और कौन डिपेंड करेगा? 8 टर्म, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी। इसका हमेशा डिल सबके आगे डिल लगेगा। आया बात समझ में बेटा लोग? हाँ सर। हाँ, ये लैंग्वेज याद रखना बेटा, हार्डर प्रॉब्लम में इसका काम आएगा। कहाँ पे वर्क डन को कैसे डील करना वो दिखाएंगे आगे चल करके, ठीक है। ओके, ये पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिया। तो ये देखो, ये है ना 8 टर्म आपके पास, ये देखो ये 8 टर्म दिया हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स। दिस 8 टर्म्स योर स्टेट फंक्शन, इसको ध्यान में रखना। अगला टर्म ये आप लोग खुद से पढ़ो, पढ़कर बोलो, कोई डाउट है तो उस पर बातचीत करेंगे। देखो पढ़ो खुद से। हाँ सर। जी सर, समझ गया। एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई काम ना हो, उस सिस्टम को आप कहोगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर का चेंज ना हो, आप उसको कहोगे थर्मल इक्विलिब्रियम। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज ना हो, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होने का मतलब बेटा याद रखना, वहां पे केमिकल रिएक्शन ना हो, उसको कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। और जिस सिस्टम में बेटा ये तीनों ही पार्ट एक साथ पाया जाएगा, आप उसको क्या नाम दोगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। जी सर। आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ। अब आ जाओ वर्क पे बात करते हैं, वर्क डन। यहाँ पे बहुत कुछ आप जानते हैं, बहुत कुछ आपको पता है, चलो देखते हैं यहाँ पे वर्क डन का बोल, फॉर्मूला बोल। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा वर्क डन, याद रखना, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर, है ना। अभी भी आप क्या बोले, एक फॉर्मूला बेटा बोलो तो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बोला था ना। हाँ तो बोल तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कौन इंटेंसिटी फैक्टर होगा, कौन कैपेसिटी फैक्टर होगा? फोर्स इंटेंसिव। हाँ, फोर्स इंटेंसिटी फैक्टर है, हाँ सर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैपेसिटी फैक्टर है। आपको वर्क डन को 3 तरीके से देखना है। एक होगा आपके पास ग्रेविटेशनल वर्क डन, जिसका फॉर्मूला होगा mg इंटू h। तो mg यहाँ पर हो गया इंटेंसिटी फैक्टर और h हो गया कैपेसिटी फैक्टर। दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिकल वर्क डन, जिसका फॉर्मूला होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। यहाँ पर चार्ज हो गया इंटेंसिटी फैक्टर, पोटेंशियल हो गया कैपेसिटी फैक्टर। और तीसरा बेटा आपके पास मैकेनिकल वर्क डन, जिसका फॉर्मूला होगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। जहाँ पर प्रेशर हो गया बेटा इंटेंसिटी फैक्टर और वॉल्यूम हो गया कैपेसिटी फैक्टर। और आपके इस पूरे चैप्टर में बेटा आपको ये मैकेनिकल वर्क डन पे पढ़ाई करना है, ठीक है। कौन सा वर्क डन?
मैकेनिकल वर्क। यहाँ तक का बात समझ में आया? जी सर। अब सुनो अब कुछ लैंग्वेजेस आपको ध्यान से सुनना है। वर्क डन का देखना इस फॉर्मूला, इस चैप्टर में आपको जो फॉर्मूला होगा वो होगा P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे P डेल्टा V। अब यहाँ कुछ लैंग्वेज पे बोलेंगे, उस लैंग्वेज पे ध्यान से सुनना, ठीक है? आप देखना आपको एक ऐसा कुछ मिलेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, अब पूछेगा इसका साइन क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम का साइन पूछेगा, बोल प्लस ना माइनस? माइनस। ठीक है। अब कुछ जगह पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चा कंफ्यूज करता है, फिजिक्स का साइन बता के। हाँ, अब सुनो, आपको एक ट्रिक बता रहे, लॉजिक बता रहे, सुनो बेटा, एक ट्रिक बता रहे, एक लॉजिक बता रहे, सुनो। उस ट्रिक और लॉजिक से बेटा थर्मोडायनेमिक्स का केमिस्ट्री में जब कभी भी आपको साइन कन्वेंशन पकड़ना हो कि प्लस होगा कि माइनस होगा, जो ट्रिक बता रहे अप्लाई कर, अपने आप काम बन जाएगा। क्या याद रखेगा? आप देखना कि आपके पास जो सिस्टम है, सिस्टम अगर एनर्जी का लॉस दिखा रहा है, लॉस का मतलब माइनस, और अगर सिस्टम एनर्जी का गेन दिखा रहा है तो गेन का मतलब प्लस। ये ट्रिक यूज करना, सिंपल, लेकिन सिस्टम के रिस्पेक्ट में हमेशा याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, ठीक है? तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर बेटा एनर्जी का लॉस तो माइनस और एनर्जी का गेन तो प्लस। अब लॉजिक लगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सोच, एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि सोनक सिस्टम है और सोनक सारा दिन काम किया, होल डे काम किया। आप उसको कहोगे ना कि वर्क इज डन बाय द सोनक, यानी बाय द सिस्टम। अब बोल सारा दिन अगर सोनक काम करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो साइन क्या होगा? माइनस होगा। लॉजिक समझ में? अब उसी को उल्टा बना लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस। ठीक है। अब जैसे एक और लॉजिक बताते, सुनो एक और लॉजिक। अगर आपसे बोला गया प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो लॉजिक लगाओ, और एंथैल्पी का साइन पूछा है, एंथैल्पी भी थर्मोडायनेमिक्स में आ रहा, तो लॉजिक लगाओ। एक्सोथर्मिक का मतलब सिस्टम से एनर्जी के लॉस का गेन, लॉस, तो लॉस का साइन माइनस, है ना? और एंडो बोलेगा तो एंडो का मतलब सिस्टम एनर्जी गेन कर रहा है, साइन क्या लेगा? प्लस। आइए लॉजिक समझ में? नॉट ओनली वर्क डन बेटा, इंटरनल एनर्जी हो, गिब्स एनर्जी हो, वर्क डन हो, कोई भी हो, अगर साइन का चक्कर में फंसेगा तो यस ऐसी पकड़ेगा, सिस्टम को सामने रख और देख सिस्टम में एनर्जी ढुका के निकला, अगर सिस्टम गेन किया तो प्लस, लॉस किया तो माइनस। क्लियर है? हाँ सर। जी सर। आगे बढ़े। अब एक और लैंग्वेज आपको समझना, एक और लैंग्वेज सुनो, एक और लैंग्वेज। ये तो हो गया बेटा इधर का साइन एनर्जी के हिसाब से। अब एक और लैंग्वेज आपको समझना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ देखो, अगर आपसे कहता है कि एक्सपेंशन हो रहा है, समझना लैंग्वेज का। V2 का मतलब क्या है? यहाँ बोल, V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम। V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम। तो बोल एक्सपेंशन होने का मतलब V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा? V2 ग्रेटर देन V1। V2 ग्रेटर देन V1 ना, और अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो बोल डेल्टा V क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब V1 ग्रेटर होगा, V2 कम होगा, तो ऐसे मामले में डेल्टा V क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कई बार बेटा एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि गैस एक्सपैंड्स 100 लीटर, तो इसका मतलब डेल्टा V का वैल्यू दे दिया है। अब तुमको सोचना है कि डेल्टा V का वैल्यू प्लस लेना या माइनस लेना। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक यूज करो, बोलो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। ग्रोथ का साइन क्या होना चाहिए? प्लस या माइनस? पॉजिटिव। तो बेटा हर एंगल से आपका लॉजिक समझ आया? कैसे याद रखना समझ में आया बेटा लोग? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ, अब आओ, अभी बहुत कुछ बात करना है, यहाँ तक ओके हो गया? अब सुनो आगे का बात सुनो। देखो छोटा छोटा बात बता रहे बेटा, ये सारा पॉइंट आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने के टाइम पे काम आएगा, लैंग्वेजेस काम आएगा, कब क्या बोलने पे प्लस लेंगे माइनस लेंगे, ठीक है? अब एक और चीज पे ध्यान दो, वर्क डन जब आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूला से, तो होगा क्या बेटा कि प्रेशर का यूनिट को हमेशा एटीएम में रखना। लैंग्वेज रूल सुन लो क्या करना है,
तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम यूनिट देगा प्रेशर का, तुम उसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेना। और एटीएम में कैसे कन्वर्ट करना, गैस लॉ में पूरा लिस्ट पकड़ा दिए थे, दिखा दिए थे। और इसको हमेशा लीटर में रखना। तो इस हिसाब से बोल वर्क डन का यूनिट क्या बन जाएगा? एटीएम लीटर। एटीएम लीटर एटीएम। लीटर एटमॉस्फेयर या एटीएम लीटर, एक ही बात है, ठीक है। हाँ लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना, तो कई बार होगा क्या मालूम है, क्वेश्चन में प्रेशर तुमको एटीएम में पकड़ा दिया, वॉल्यूम सीसी में पकड़ा दिया, हम सीसी को लीटर में ले आकर के लीटर एटमॉस्फेयर में ले आया, आंसर डिमांड करेगा जूल में, तो कन्वर्शन फैक्टर याद रखेगा। 1 लीटर एटमॉस्फेयर का वैल्यू होगा 101.3 जूल या फिर 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 अर्ग या फिर 24.2 कैलोरी। यही था ना रे? हाँ सर। ये रट जाना आपको, ये आपके नोट्स पे दिया हुआ, ये कन्वर्शन फैक्टर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स बनाने के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ आगे बढ़े। सर। अब आओ, अब आपके सामने देखो वर्क डन का क्या लैंग्वेज यूज करेगा, तो तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, देख लो लैंग्वेज पे, देख लो। अगर बोलता वर्क डन पता करो इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा माइनस पी डेल्टा बी। लेकिन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेगा तब आपका ये फॉर्मूला होगा। यस सर। ठीक है, और अगर बोलेगा आइसोथर्मल निकालो तो भी ये फॉर्मूला होगा, और एडियाबैटिक बोलेगा तो बेटा ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला का डिराइवेशन पे अभी आपको नहीं जाना, वो आपका 11-12 में सारा डिराइवेशन का खेल हो गया। कब क्या बोलेगा, कौन सा यूज करेगा, ये पूरा लिस्ट आपके नोट्स पे दिया हुआ, लैंग्वेज पे ध्यान रखना। एडियाबैटिक बोलेगा तो इसका इस्तेमाल करना बेटा, आइसोथर्मल बोलेगा इसका, और ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ये और ये सेम है बेटा। देखो तो आइसोथर्मल का मतलब बोल कौन सा लॉ, आइसोथर्मल का मतलब बोल कौन सा लॉ, बोल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ का मतलब क्या होगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ पर क्या देख V2 by V1, तो देख तो ऐसा होगा P1 P2 इधर आ गया, इधर क्या आएगा V2 by V1। तो V2 by V1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P1 by P2। P1 by P2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब आगे सुनो, अभी बहुत कुछ जानना बेटा, अब आगे सुनो ध्यान से, देखो क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बोल, इस फॉर्मूला को सॉल्व करते वक्त प्रेशर का यूनिट किस में रखेंगे बेटा, एटीएम में, है ना। और वॉल्यूम को किस में रखेंगे, लीटर में। एक बार लीटर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, फिर जो मांगेगा वहां ले जाना है, जूल मांगेगा जूल में ले जाएगा, अर्ग में मांगेगा अर्ग ले जाएगा, कैलोरी में मांगेगा कैलोरी ले जाएगा। लेकिन आ जाओ, फॉर्मूला का नंबर दे रहे 1 2 3 और 4। अब सुनो, 4 नंबर का फॉर्मूला पे वर्क डन, 4 नंबर बोले, 2 और 3 पे ध्यान दो बेटा। अब बोलो 2 और 3 में प्रेशर का यूनिट क्या रखेगा, वॉल्यूम का यूनिट क्या रखेगा, एटमॉस्फेयर और लीटर। नहीं, जो मर्जी रखना रखो, देखो रेशियो कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम रखेगा। तो सुनो 2 और 3 में याद रखना, सुनो बात सुनो, 2 और 3 में याद रखना कि वर्क डन का आंसर किस यूनिट में आएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बेटा, आर का वैल्यू पे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अगर मान लो कैलोरी में आंसर डिमांड किया तब आर का वैल्यू 2 ले लेना, जूल में डिमांड किया तो 8.314 ले लेना, आर्ग में डिमांड किया तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 ले लेना। तो ये आर्ग में हो जाएगा, ये जूल में हो जाएगा, ये कैलोरी में हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला नंबर 2 और 3 पे प्रॉब्लम बनाते वक्त आपका फोकस यूनिट के मामले में किस पे होना चाहिए बेटा, आर पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपका फोकस किस पे होना चाहिए, प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को लीटर में रखना। बोल, यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा लोग? जी सर। हाँ सर। बोलो समझ आया तो ठीक है। अच्छा ठीक है, एडियाबैटिक पे आगे फिर से बात करेंगे, क्योंकि एडियाबैटिक अभी फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि आगे चल के गामा पे बात करना बाकी। तो जब गामा पे बात करेंगे ये सीवी होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सीवी होगा। गामा पे बात करेंगे तब देखेंगे। तो अभी यहाँ पे आ जाओ और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ट्राई करो, तो देखिए जरा ट्राई करो।
सर ऑप्शन सी सर 342.58 কিলোগ্রাম। স্যার আমার বি বের হচ্ছে। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। बोलो सबसे पहले ये गेस करो कि वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। माइनस एनआरटी NRT लॉग P1 by P2। 2.303 nRT log P1 by P2। हाँ सर। यही होगा। अब चलो वैल्यू हाँ। पुट करते हैं। माइनस 2.303 n का वैल्यू 10 है ना। अब r का वैल्यू किस में लेना बेटर होगा, सोचो तो लॉजिक से। तो आप देखो आपका आंसर केजी में बात हो रहा है, जूल पे जूल में लेंगे है ना। जूल तो 8.314 log 0 T minus कितना बेटा 300 है ना। 300 हाँ। log P1 by P2 है। P1 by P2 का वैल्यू कितना है? ये कौन है? ये P1 है, 10 log हाँ, 1 होगा 1। P2 है। 1 होगा 1। हाँ सर। तो वो log P1 by P2 का वैल्यू मतलब कितना होगा? log 10 log हाँ सर 1 होगा 1। और log 10 का वैल्यू 1 मतलब छोड़ दे, यही है ना। हाँ सर। ये मेरा वर्क डन आया। और आप याद करो वर्क डन कैन बी रिटन एज mgh हाँ है ना। और आपसे m का वैल्यू मांगा है, M इसका मतलब क्या होगा? m का वैल्यू क्या होगा? अच्छा माइनस साइन छोड़ दो, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुआ। और वही एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? मास को लिफ्ट करने में। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? 2.303 into 10 into 8.314 into 300 बाय g कितना लेंगे? 9.8। हाँ सर। और h कितना लेंगे बेटा? 100। हाँ हाँ चलो अच्छा हम एक लमसम कैलकुलेशन करते हैं। ये कट गया 3 और इसको भी हाँ। काट दे 3.3 हम्म, है ना। 3.3 से ऊपर भी एक 10 है, काट दे 3 हाँ होगा है ना। हाँ। अब सोच तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू into 2 2 हाँ 50.5 48, 48 से आंसर ज्यादा होगा। हाँ आंसर सर 50। 50.5 हाँ आया समझ में बेटा लोग? देख तो हाँ हाँ सर। सर हाँ आगे बढ़े। हाँ ऐसा और हाँ भी सर। बहुत सारा प्रॉब्लम बेटा आपका असाइनमेंट में दे दिए। नोट्स भेज दिए, मिल गया तो नोट्स मिल गया, असाइनमेंट मिल गया। हाँ मिल हाँ गया सर, मिल हाँ गया। चलो प्रैक्टिस पे लगना। अगला देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। वर्क डन का ग्राफ पढ़ने जा रहे बेटा, ठीक है। वर्क डन का ग्राफ पढ़ना है। और वर्क डन अगर आपसे पूछा जाए ग्राफ क्या, अभी तो हम लोग वर्क डन कैसे निकाले बेटा? फॉर्मूला से निकाले है ना। अगर ग्राफ से वर्क डन मांगेगा तो ग्राफ से वर्क डन निकालने के एक ही फॉर्मूला याद रखना। अगर आपके क्वेश्चन माइनस पे पी ग्राफ डेल्टा दिया हुआ है, सुनो, अगर आपके क्वेश्चन पे ग्राफ दिया हुआ है और बोला वर्क डन निकालो तो आंसर होगा AUC, area under curve। इंडिया अंडर कर। बस इसी से आपका खेल हो जाएगा। कैसे? चलो समझाते हैं। यह देखो, मान लो, लेकिन ग्राफ याद रखना, ग्राफ पीवी होना चाहिए, कोई और ग्राफ नहीं होना चाहिए। कुछ और होगा तो नियम बदल जाएगा बेटा। आपको हम देखे कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। मान लो डिफरेंट ग्राफ्स का एग्जाम्पल दे रहे, कुछ अलग अलग कैटेगरी हो सकता है। ये सब समझ लो पीवी है, और पी और वी लिखने नहीं जा रहे, ये सब पीवी का ग्राफ हो रहा है। अब मान लो आपके एग्जाम में ऐसा दे दिया कि इसका ग्राफ, इसका वर्क डन निकालो, बोलेगा इसका वर्क डन निकालो, बोलेगा इसका वर्क डन निकालो, बोला इसका वर्क डन निकालो, बोला इसका वर्क डन निकालो, बोला इसका वर्क डन निकालो, इसका वर्क डन निकालो, ठीक है। आपको बोल दिया इसका वर्क डन निकालो, आपको बोल दिया इसका वर्क डन निकालो, आपको बोल दिया इसका वर्क डन निकालो, आपको बोल दिया इसका वर्क डन निकालो। तो करना क्या देखो आप, अगर ऐसा है तो बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये एरिया निकाल दो, ये वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से ड्रॉप करो, यहाँ से ड्रॉप करो, एरिया निकाल दो, वर्क डन हो जाएगा। ड्रॉप करो, एरिया निकालो, वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से ड्रॉप करो, यहाँ से ड्रॉप करो, एरिया निकालो, वर्क डन हो जाएगा। ड्रॉप करो, एरिया निकालो, वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से ड्रॉप करो, यहाँ से ड्रॉप करो, एरिया निकालो, वर्क डन हो जाएगा। यहाँ से ड्रॉप करो, यहाँ से ड्रॉप करो, एरिया निकालो, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। क्लोज स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर का जो भी एरिया निकाल दो, वर्क डन हो जाएगा। जीरो होगा ना सर क्लोज लूप में? है रख, अच्छा पॉइंट रखिए, रख बेटा, अच्छा सवाल है, रख अपना पॉइंट। सर क्लोज लूप पे तो वर्क डन जीरो है। जीरो नहीं होगा क्योंकि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है। हाँ ओ हाँ गलती हाँ। की ना बेटा, करेक्शन हुआ यहाँ पे, है ना। रख, यही तो बोलते बेटा, अपना बात रखा करो। चुप रहोगे तो नहीं सीखोगे, बोलोगे तो सीखोगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत बोलोगे।
तो गलत बोलोगे करेक्शन तो होगा। एक पूरे क्लास थ्रू चिल्लाते हुए कि वर्क डन स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ डिपेंडेंट है, तो बेटा वो वर्क डन 0 नहीं होगा। समझे बात? हाँ आगे बढ़े बेटा लोग। हाँ सर। वेरी गुड। प्रॉब्लम दिए, बना करके दिखाओ, सॉल्व करो। Option C. ऑप्शन सी सर, 5p1 सी p1। হবে। ऑप्शन सी। किसी को डाउट है तो बोल, डिस्कस करेंगे। नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलो एक काम करते बेटा, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते चलो, ताकि आपको एक बात हम समझा पाए। भूल जाओ ये वाला लाइन, फॉरगेट अबाउट, ये भूल जाना। एक साइक्लिक प्रोसेस ले लिए, ठीक है? तो फॉर द टाइम बैंक इसको आप भूल जाओ बेटा। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे स्टेप का नाम देते हैं डी। और अगर आपसे कहा जाए अब इसका वर्क डन निकालो, निकालो आप लोग। अब 10p1 p1। अब आपको निकालना किसका बेटा? अब आपको निकालना ए बी डी सी ए प्रोसेस का। तो 10p1 p1 रेक्टेंगल है। हाँ सर 10p1 v1। बोलो जल्दी बोलो। 10p1 p1। 10p1 v1। क्या सबका ये आया? देखो तो हाँ सर। है। अब देखो क्या समझाना चाह रहे। चलो अब अगर मान लो आपसे ये कहा जाए कि बेटा हमने तो एरोटा देन है এই তো এরো এ থেকে বি, আমি তো বলে দিলাম এ বি ডি সি এ, তার মানে এ থেকে বি, বি থেকে ডি, ডি থেকে সি, আর এটাই এরোটা হচ্ছে ডাইরেকশন पे है। हाँ सर। चलो अब एक और बात करते हैं, ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं, बोलो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोसेस वर्क डन ऑफ प्रोसेस ए बी, सिर्फ ए बी का निकालो, ओनली ए बी। 0। बोलो 0 0 0 होगा 0। हाँ। अब अगर आपसे बोले प्रोसेस बीडी का निकालो, बीडी, सर 12 देखो आपका 12 सुनो p1 सुनो बता v1। रहा है, यहाँ देखो बेटा समझो, बोलो ये देखते, ये फॉर्मूला ना मेरा माइनस, यही है ना फॉर्मूला। हाँ। चल बोल बीडी में पी का वैल्यू कितना है? सर 6p1। 6p1। 6p1, ठीक है। 2 अच्छा V2 कितना है? हाँ 3p1 minus V1 कितना है? minus v1। तो बोल कितना आया? माइनस 12 minus 12 p1 v1। -12। ठीक है। अच्छा हाँ। वर्क डन निकालो डीसी का। 0 0। 0, वेरी गुड। अब वर्क डन निकालो सीए का। सर -p1 plus फिर से p1 चलो फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, बोलो माइनस होगा। P1 है ना। अब बोल V2 कितना है? V1 V1 - 3V1। तो बोल so plus p1 12 p1 प्लस 12 P1 V1 प्लस 12 P1 V1। प्लस 12 3 अबे काहे का 12? ना 3 beyond 2 p1 v1। 2 V1 है ना। हाँ सर। अब देख हम एक एक पाथ को फॉलो किए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, पाथ 4, सारे को टोटल कर। अब बोल टोटल वर्क डन ए बी डी सी ए कितना आ रहा? बोल 10p1 p1। 10 p1 v1। -10 P1 V1। हाँ -10 p1। हाँ हाँ तो देख तो सेम आंसर आया। हाँ सर। तो क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ वर्क डन स्टेप पाथ डिपेंडेंट है। हाँ। बात समझ में आ रहा? इस एग्जांपल Yes, से हम sir. क्या साबित किए? वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। समझ में आया? हाँ सर। अब एक और रूल बताने जा रहे, वो सुनो। अगर कभी भी साइक्लिक प्रोसेस अगर आपका है और वर्क डन निकालने बैठे हैं और वहां क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा बेटा, तो साइन कन्वेंशन याद रखना माइनस होगा। देखो आंसर माइनस में आया है। हाँ तो क्लॉकवाइज का माइनस होगा और एंटी क्लॉकवाइज का
प्लस प्लस होगा। ये भी रूल याद रखना, ये सब नोट्स पे दिया हुआ। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। सर ऑप्शन बी, बॉम्बे। बॉम्बे हाँ सर बी हो। सर बी। बी बॉम्बे। बोलो, सर बी। बॉम्बे सर बॉम्बे। बोलो तो समझ आया, नहीं समझ में बताएंगे हाँ, सर। कैसे बॉम्बे होगा। बी को समझ गया। समझ में आ रहा? देखो तो, हाँ। अगर वर्क डन ए निकालना है मान लो, तो उसका ग्राफ, तो इसका मतलब उसका एरिया कितना होगा, इतने एरिया होगा, हाँ 1 का। है ना, 1 का। लेकिन अगर हम 2 का बात करेंगे तो 2 का एरिया क्या होगा, उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हाँ इतना एक्स्ट्रा एरिया हो जाएगा, मतलब ये पूरा लेंगे। और 3 का लेंगे तो बेटा ये पूरा आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा वर्क डन 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ। बोलो समझ में आ रहा? हाँ सर। ये बेटा। अगला टर्म क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। अब सुनो, इंटरनल एनर्जी का फंडामेंटल बता रहे। पहला लाइन बेटा घोल के पी जा, यकीन मान। ये लाइन जो बताने जा रहा है, अगर याद रखोगे बेटा, आगे चल के कई सारा प्रॉब्लम, कई सारा लैंग्वेज आपको समझने में आसानी होगा। क्या है सुनो, इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा? आप बोलोगे एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रट जा इसको, ये इसका फंडामेंटल है, रट जा। आज के बाद से इंटरनल एनर्जी बोलने का मतलब आप समझोगे एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वैसे इसका एक और भी डेफिनेशन है, इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड ऑल। सारे का सम को बोलते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी। याद रखना, ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए इंटरनल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। लेकिन बेटा चूंकि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं बेटा, तो समझ बात को, केमिस्ट्री में फाइनल का मतलब होता है प्रोडक्ट और इनिशियल का मतलब होता है रिएक्टेंट। तो मतलब हम लोग लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आया बेटा लोग? हाँ। और ये याद रखना कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का डिपेंडेंट फैक्टर है, इसलिए अगर डेल्टा टी 0 होगा तो डेल्टा ई भी 0 होगा। आगे चल के ये दिखाएंगे। यहां तक का बात समझ में आया? हाँ। हाँ। अच्छा अगला सवाल बोल, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव। थोड़ा देर पहले बोले थे जितना तरह का एनर्जी सब एक्सटेंसिव, मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, याद रखना इसको, ये सब याद रखने का बात है बेटा, ठीक है। अगला टर्म आओ, क्या है बेटा आपके पास? एंथैल्पी। अब एंथैल्पी का डेफिनेशन सुनो, एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कंपेयर कर दोनों का फर्स्ट लाइन को। बोलो जवाब दो। सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी को क्या ध्यान में रखेगा बेटा? इट इज द एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इसको क्या याद रखेगा? एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। अब इसका एक और डेफिनेशन याद रखना, देखो, इंटरनल एनर्जी इज आल्सो डिफाइंड एज, सॉरी, एंथैल्पी इज आल्सो डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। ठीक है। अब यहां से कुछ चीज बताने जा रहे, ध्यान से सुन। अब अगर सबके आगे डेल्टा लगा दे तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा टीवी। ठीक है, बोल रहे पी डेल्टा वी यहाँ पे ना?
दाঁड़ाओ, Yes, sir. J2 बुलचागे J2 बॉल, अगर सबके साथ डेल्टा लगा दे तो ये होगा कि नहीं होगा, बोल। हाँ। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला आप यूज करोगे किसके लिए, रियल गैस के लिए। लेकिन आइडियल गैस के लिए जब आओगे तब यही फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये फॉर्मूला किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब रियल गैस के लिए आप क्या हाँ, लिखोगे, सर। रियल गैस के लिए आप क्या लिखोगे, रियल गैस के लिए आप लिखोगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। क्लियर करो बात को। हाँ। ठीक है, और आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, आइडियल गैस के लिए लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT। कैसे, यहां समझो, PV इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, NRT होता है। हाँ ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, प्रेशर है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, ये कांस्टेंट है, तो ये दो वेरी करेगा। तो अगर इसके आगे आप डेल्टा लगाओगे तो इसके आगे भी डेल्टा लगा दो। हाँ सर। डेल्टा V की जगह पे डेल्टा NRT, और G लगाने का मतलब होगा ओनली फॉर गैस। ठीक हाँ है, सर। समझ में आ रहा फॉर्मूला? ये सब फॉर्मूला पे बेटा भरा हुआ प्रॉब्लम मिलेगा, इजी होता है, बस खाली पकड़ना सीख जाओ, धड़ाधड़ बनेगा। 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड का प्रॉब्लम होता है बेटा। अब कुछ नियम सुनो, यहाँ पर कुछ और चीज सुनो, यहाँ देखो। अब यहाँ से बेटा आइडियल गैस के लिए बात करें, 3 कंडीशन बना लो, 3 कंडीशन आइडियल गैस के लिए, कि अगर डेल्टा N का वैल्यू 0 हुआ, डेल्टा N का वैल्यू 0 से ज्यादा हुआ, डेल्टा N का वैल्यू 0 से कम हुआ, तो ऐसे मामले में बेटा डेल्टा H और डेल्टा E बराबर हो जाएगा। ऐसे मामले में डेल्टा H लेस देन डेल्टा E हो जाए, सॉरी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और लेस देन 0 है तो डेल्टा H लेस देन डेल्टा E हो जाएगा। ये 3 कंडीशन याद रखना यहाँ से। बताया समझ में? हाँ सर। साथ में कुछ और याद रखना कि डेल्टा H स्टेट फंक्शन है, इसलिए ये फाइनल माइनस इनिशियल पर डिपेंड करेगा। और केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन में फाइनल का मतलब होगा प्रोडक्ट, इनिशियल का मतलब होगा रिएक्टेंट। एक से ज्यादा होगा समेशन लगा देगा। ये बात समझ में आया? अगला सवाल, एंथैल्पी हाँ, इंटेंसिव ना एक्सटेंसिव, बोलो एंथैल्पी एक्सटेंसिव ना इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव, क्योंकि ये भी एनर्जी है बेटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। चलो सॉल्व करो तो देखे जरा। एक क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब बनाओ। और अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो बोलना, हम स्क्रीन चेंज करेंगे। बोलो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? सर सबसे ऊपर रियल वाला। गैस वाला। रियल गैस वाला है ना? उतार ले फॉर्मूला, जल्दी से उतार। रियल गैस का फॉर्मूला उतारे बेटा, हाँ सर, हो गया। बनाओ इसको। सर ऑप्शन बॉम्बे 38। हाँ सर, 30। हाँ सर, बी होगा। किसी को डाउट है तो बोल बेटा, नहीं सर। डिस्कस करेंगे। आपके पास ये जो दिया हुआ ये कौन सा इनिशियल स्टेट है बेटा? इसका मतलब ये P1 का वैल्यू है और ये V1 का वैल्यू है, और ये फाइनल स्टेट है, ये P2 का वैल्यू है, V2 का वैल्यू, और डेल्टा U मतलब डेल्टा E का वैल्यू। आपका फॉर्मूला डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, सॉरी P2 V2 माइनस P1 V1, यही है ना? हाँ सर। डेल्टा E का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 30। अब बोल P2 V2 कितना होगा, 2 into 7 14, और 14 P1 minus V1 कितना होगा, 2 into 3 6, तो कितना हो गया 8। 8। 30 plus 8 38। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो किस फॉर्मूला से? डेल्टा यू एनआरटी।
देख लो फॉर्मूला उतार लो, बोलो किससे बनेगा? डेल्टा एनजीआरटी से बनेगा बेटा। NGR उतार ले सर। फॉर्मूला, उतार लिया। हाँ अब आ जाओ हाँ, वापस सर। क्वेश्चन पे, बनाओ बेटा, ट्राई करो इसको। So option B, Bombay. बोलो So क्या मांगा option B, बेटा आपसे Bombay. क्वेश्चन में? डेल्टा, डेल्टा यू मांगा है Delta सर। U. इसका सर मेरा मतलब क्या ऑप्शन होगा? बी आ रहा है सर। हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, बोलो, प्लस प्लस डेल्टा डेल्टा NGRT। Plus Delta NGRT. इसका मतलब डेल्टा यू क्या होगा बेटा? Delta H minus Delta minus NGRT. अब वैल्यू पुट करते हैं बेटा, बोल डेल्टा एच का वैल्यू कितना? -3271 है ना? कौन सा हाँ, यूनिट में है बेटा? किलो किलो किलोजूल को थोड़ा ध्यान में रखना। किलो रिसर्च हाँ ठीक है। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम थोड़ा सा क्लास से आपको क्लास खत्म करके कॉल बैक करके सारा डिटेल दे रहे हैं, ठीक है? बोल डेल्टा एन का वैल्यू -1.5 होगा? हाँ सर. हाँ सर, क्योंकि आपको गैस लेना है, ये लिक्विड है नहीं लेना, ये लिक्विड है नहीं लेना, ये आपका प्रोडक्ट का मोल और ये रिएक्टेंट का मोल। तो डेल्टा का मतलब ये होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो -1.5। अब आर का वैल्यू बेटा कितना लेंगे? 8.314 बाई 1000। बोल क्यों करेंगे बाई 1000? किलोजूल मिलाना है। और टेम्परेचर का वैल्यू बेटा कितना है? 300 300 है ना? अब अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो -3271। अब इसको मोटा मोटी कैलकुलेट, ये प्लस में आ जाएगा बेटा, है ना? हाँ तो सर। प्लस में आ जाएगा। अब अगर इस प्लस को मोटा मोटी कैलकुलेशन करते तो बोल कितना आएगा? वैसे अभी यहाँ पे हम लमसम कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे जा रहे हैं, उसका रीजन है, बताएंगे क्यों। तो बोलो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कितना आ रहा है बेटा? 1.5 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये आ रहा है बेटा 3.6 समथिंग 3.7413 ये आ रहा है ना? यस अब अगर इसमें हम बेटा डाल देते -3271, तो ये कितना आ जाएगा? -3267.25 किलोजूल पर मोल। देख तो
ये आएगा इतना। यस अब सर। क्वेश्चन का अगला लाइन पे ध्यान दो कि जो भी कैलकुलेशन करने बोला कितना मोल बेंजीन के लिए 1.5 मोल 1.5 हाँ, और मल्टीप्लाई इक्वेशन करना देख तो है। इक्वेशन में कितना मोल बेंजीन है 1 मोल। तो ये 1 जो मोल। आंसर आया हाँ। बेटा वो 1 मोल के लिए आया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 1.5 से into 1.5 से multiply मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आंसर आएगा -4902 पॉइंट समथिंग। मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए बेटा? बॉम्बे बॉम्बे। बॉम्बे। B बॉम्बे। 40. समझे कैलकुलेशन कैसे करना बेटा? सर कम वाला क्यों लिए सर? कम वाला नहीं लिए बेटा, थोड़ा सा ऑप्शन में आगे पीछे हुआ है, लेकिन आंसर वही होगा। स्टेप्स देख लो, ठीक है ना? जी सर। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, बनाओ तो जल्दी से देखा जरा। नंबर 1 में क्या एंटी क्लॉकवाइज, नंबर 2 में एंटी क्लॉकवाइज, नंबर 3 में भी एंटी क्लॉकवाइज है ना? हाँ, और नंबर 4 में भी एंटी क्लॉकवाइज। Clockwise है। 30. बोलो। सर नेगेटिव सर जीरो इन ऑल केसेस। इंटरनल एनर्जी बोला है, D হবে दिल्ली। स्टेट फंक्शन जीरो इन ऑल केसेस। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अगर ये वर्क डन का क्वेश्चन होता तो पॉजिटिव इन ऑल केसेस। पॉजिटिव इन ऑल केसेस, याद है ना? अभी क्या बोला था कि क्लॉकवाइज होगा तो क्लॉकवाइज होगा नेगेटिव, एंटी Negative. क्लॉकवाइज पॉजिटिव, है ना? हाँ सर। हाँ, लेकिन ये तो इंटरनल एनर्जी है बेटा। इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इधर से घूमो या उधर से घूमो, आंसर विल बी 0। क्लियर है बेटा लोग? हाँ जी सर. सर। अब सुनो, फर्स्ट लॉ पढ़ाने से पहले आपको कई सारा टर्म पे बताया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, है ना? इंटरनल सॉरी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ये सारा जितना भी पढ़ा है। अगले क्लास में फर्स्ट लॉ शुरू करेंगे, तो फर्स्ट लॉ शुरू करने से पहले जितना टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी था वो सारा कुछ बता दिए बेटा। अब आप लोगों का ड्यूटी है घर पे बैठकर एकदम पूरा तैयार होकर के आइए, ताकि जो कुछ भी पढ़े हैं अगर हम तैयार होकर आओगे तो देखना बेटा 15 से 20 मिनट में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर भी हो जाएगा और सारा प्रॉब्लम भी बन जाएगा। लेकिन तब जब आपको जो काम दिए वो रेडी करके आओगे। तो टिल हेयर किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट है रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक्स? नहीं सर। नहीं। तो आज का क्लास बेटा यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, थोड़ा आउटसाइड है, मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किसे कहते हैं सर? देखो, अगर आप इस तरीके का टर्म देखोगे तो आपको हम नोट्स पे हम तुमको एक चीज और भी भेजे हैं। आप लोग पहले एक बार नोट्स को पढ़ो तो देखना उसमें आपको कई सारा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग आपको जैसे देखना वहां पे एक वर्ड होगा डायाथर्मिक वॉल। हाँ सर। ठीक है ना? तो डायाथर्मिक वॉल क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक, शायद हम जहां तक हमको याद पड़ रहा है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं दिए, लेकिन याद रखना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी जो होता है बेटा वो भी थर्मोडायनेमिक का एक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होगा और मोल इन्वॉल्व होगा। ओके सर, ठीक है सर वो सर 2 क्वेश्चन है सर आयनिक इक्विलिब्रियम से।